ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर सामने आ रही है। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर लगभग सहमति बन चुकी है और कहा जा रहा है सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला जो है तय हो गया है और किस किस पार्टियों को कितनी सीटें मिल रही है ये भी देखने वाली बात होगी। इस मामले में तमाम जानकारियों के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी नवेंदु मौजूद हैं जो हमें बताएंगे कि आखिर बिहार में अब कौन सी नई उथल पुथल मचने वाली है महागठबंधन के अंदर। देखिए, कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर मामला सेट हो चुका है और फॉर्मूला भी बाहर आया था कि 102 से 103 सीटों पर जेडीयू लड़ेगी और 101 से 102 पर बीजेपी लड़ेगी। 25 से 26 सीटों पर लोजपा रामविलास की पार्टी चिराग पासवान की पार्टी लड़ेगी। फिर जीतन राम मांझी को 6 से 7 सीटें और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 4 से 5 सीटें दी जाएगी। जिसके बाद से ये सवाल उठ रहे थे कि एनडीए में तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आ गया है, हालांकि औपचारिक तौर पर अभी इसका ऐलान नहीं हुआ था, लेकिन महागठबंधन को लेकर बहुत सवाल उठाए जा रहे थे। लोगों के जहन में भी सवाल थे कि महागठबंधन में क्या सब कुछ ठीक है या नहीं, क्या आरजेडी और कांग्रेस चुनाव लड़ेगी साथ में मिलकर या नहीं। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक एनडीए के बाद महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय कर लिया गया है और हो सकता है कि कुछ दिनों बाद इसका ऐलान भी हो जाए। जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं शक्ति यादव, उनका कहना है कि हम बहुत जल्द ही मीडिया को बताएंगे कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। महागठबंधन पूरी तरह से एकजुट है और हम एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो जो नया फॉर्मूला निकलकर सामने आया है उसके मुताबिक इस बार आरजेडी जो है वो 140 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। 243 सीटें हैं बिहार विधानसभा में, जिसमें आरजेडी 140 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। 50 से 52 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। इसके अलावा जो लेफ्ट पार्टियां हैं, 3 पार्टी हैं, सीपीआई, सीपीआईएम और सीपीआईएमएल, ये तीनों पार्टियां, इन तीनों को 35 सीटें दी जाएंगी कुल मिलाकर। और फिर वीआईपी जो मुकेश सहनी की पार्टी है उसे 14 से 15 सीटें दी जाएगी। और यदि पशुपति पारस यहां पर पहुंचते हैं महागठबंधन में तो उनकी पार्टी को भी 2 से 3 सीटें दी जाएगी। हो सकता है फिर किसी पार्टी को अपनी एक आध सीट छोड़नी पड़े। तो मोटा मोटी जो जानकारी है उसके मुताबिक 2025 का जो महागठबंधन का समीकरण नजर आ रहा है, जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला दिख रहा है, उसके मुताबिक आरजेडी 140, कांग्रेस 50 से 52, लेफ्ट पार्टियों को कुल मिलाकर 35, वीआईपी को 13 से 15 सीटें और पशुपति पारस अगर आएंगे तो उन्हें भी 2 से 3 सीटें दी जाएगी। लेकिन पिछली बार से कम सीटें जो हैं हमें दिखाई दे रही है, आरजेडी के खाते में हो या कांग्रेस के खाते में हो। जिस तरीके का फॉर्मूला अभी आया है, अभी तय नहीं हुआ है लेकिन आया है, तो उसको लेकर क्या कहते हैं? देखिए, पहले हम दर्शकों को बता दें कि ये पिछली बार के जो समीकरण थे 2020 के विधानसभा चुनाव में, तो आरजेडी 144 सीटों पर लड़ी थी, यानी 4 कम सीटों पर इस बार आरजेडी लड़ सकती है। कांग्रेस 70 पर लड़ी थी और सीपीआई एमएल को 19, सीपीआई को 6 और सीपीआईएम को 4 सीटें मिली थी। पिछली बार के जो नतीजे थे उसमें आरजेडी ने 144 में से 75 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस के खाते में 70 में से केवल 19 सीटें गई थी और सीपीआईएमएल को 19 में से 12 सीटें मिली थी। सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट सीपीआईएमएल का था। इसके बाद सीपीआई को 6 में से 2 और सीपीआईएम को 4 में से 2 सीटें मिली थी। इस बार पार्टियों की संख्या बढ़ने की संभावना है क्योंकि इसमें हो सकता है कि वीआईपी मुकेश सहनी की लगभग डील फाइनल हो चुकी है। हालांकि वो 60 सीटों पर डिमांड कर रहे थे, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस कभी ये मानेगी नहीं। लेकिन इसके बावजूद जो वीआईपी के नेता हैं वो कह रहे हैं कि हमारे नेता मुकेश सहनी ही डिप्टी सीएम बनेंगे और तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे। और दूसरी बात, तो पशुपति पारस यदि आते हैं तो फिर सीटें और ज्यादा संख्या में बांटनी पड़ेगी। ऐसे में इस बार जो है महागठबंधन में ज्यादा पार्टियां चुनाव लड़ेंगी तो सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है उसी हिसाब से एडजस्ट किया जाएगा। आरजेडी के समर्थक दावा कर रहे थे कि इस बार आरजेडी 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन वो दावे जो हैं वो झूठे साबित होते दिख रहे हैं क्योंकि अगर 7-8 पार्टियां चुनाव लड़ेंगी तो जाहिर सी बात है कि इसमें ज्यादा सीटें सबको नहीं दी जा सकती है। और कांग्रेस जो इस बार राहुल गांधी दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे लालू परिवार पर, जिस तरह से वो लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं, उसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तेजस्वी यादव, मुझे लगता है कि 50 से 52 सीटों की बात हो रही है, लेकिन इससे कम ही कांग्रेस को मिलने वाली है। क्या लगता है कांग्रेस मान जाएगी इस बार इतनी सीटों पे चुनाव लड़ने के लिए? पिछली बार 70 था, इस बार वो ज्यादा में कोशिश करना चाहती थी लेकिन नीचे आ गई है, तो क्या लग रहा है? मान जाएगी नहीं, कांग्रेस को मानना ही पड़ेगा। कांग्रेस के पास दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है क्योंकि तेजस्वी यादव ही चेहरा होंगे महागठबंधन का। कांग्रेस माने या ना माने, अगर कांग्रेस मान जाती है तो कांग्रेस के लिए बेनिफिट होगा, नहीं मानती है तो फिर फूट होगा आपस में और वही हाल हो जाएगा जैसे चिराग पासवान ने जेडीयू को डैमेज किया था, उसी तरह ये दोनों अपने उम्मीदवार को हराने में लग जाएंगे। लेकिन इस बार कांग्रेस की स्थिति
जो है पिछले बार से थोड़ी अलग है। कांग्रेस पिछली बार उनको 70 सीटें दी गई थी इस उम्मीद में कि कांग्रेस ज्यादा सीटें जीतेगी, लेकिन 51 सीटों पर कांग्रेस को हार मिली थी, जो ये बताता है कि आरजेडी से भी गलती हुई। और कांग्रेस का तो वैसे भी बिहार में जमीनी स्तर पर कुछ मजबूती नजर आता नहीं है, तो तेजस्वी यादव, लालू यादव बहुत सोच समझकर सीटों का बंटवारा करेंगे और एक एक सीटों पर आकलन करेंगे कि कहां से कौन सी जाति के उम्मीदवार उतारे जाएं, कौन सी सीटें ऐसी है जो कि आरजेडी को लड़नी चाहिए, कौन सी सीटें हैं जो कांग्रेस के खेमे में जानी चाहिए। जातिगत समीकरण का पूरा एक खाका तैयार किया जाएगा और लेफ्ट पार्टियों को कौन सी सीटें दी जाएगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अगर आप बात करते हैं 2024 की, तो उसमें आरजेडी ने 23 सीटों पर चुनाव लड़े थे और कांग्रेस के खाते में 9 सीटें गई थी। लेफ्ट पार्टियों को 5 सीटें मिली थी, जिसमें सीपीआईएमएल को 3 और सीपीआई और सीपीआईएम को एक एक सीट मिली थी और वीआईपी को 3 सीट मिली थी। लेकिन ये जो लोकसभा है और विधानसभा का है, लगभग फॉर्मूला इसी तरह से जाता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस तब भी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी, कांग्रेस अब भी दूसरी बड़ी पार्टी रहेगी, लेकिन ये आरजेडी के लिए भी एक झटका होगा, क्योंकि पिछली बार आरजेडी बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। ऐसे में 140 सीटों पर आरजेडी लड़ती है या इससे कम सीटों पर लड़ती है, तो फिर देखना यह होता है कि चुनाव के बाद नतीजों में आरजेडी के कितने नंबर आते हैं। क्या आरजेडी पिछले बार के जो आंकड़ा है उसे आप जादुई आंकड़ा कह सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, तो क्या आरजेडी 75 के उस आंकड़े को पार कर पाएगी इस बार, या फिर आरजेडी 75 से कम पर सिमट जाएगी। दूसरी ओर राहुल गांधी को देखना होगा कि इस बार उनका मैनेजमेंट कैसा होता है। उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया है, कन्हैया कुमार को आगे बढ़ाया है, तो ऐसे में अगर कांग्रेस 50 सीटों पर भी चुनाव लड़ती है तो कितनी सीटों पर चुनाव जीतेगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि आरजेडी जो है अगर 140 पे चुनाव लड़ेगी तो जाहिर सी बात है आरजेडी की तैयारी होगी कि वो करीब 100 सीटों पर चुनाव में जीत दर्ज करे। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में नया समीकरण क्या तैयार होता है। तो जैसा कि सीट बंटवारों को लेकर क्या लगता है आपको, जब सहमति बन जाएगी, जब सीट बंटवारे का ऐलान हो जाएगा कि इतनी सीटें सबके खाते में जा रही है, तो अब महागठबंधन में दरार के संकेत नजर आएंगे? देखिए, सीट बंटवारे के बाद भी एक सवाल तो और रहेगा कि महागठबंधन का चेहरा कौन होगा, जिस पर कांग्रेस अभी तक तैयार नहीं हो रही है कि तेजस्वी यादव को और कन्हैया कुमार को जिस तरह से कांग्रेस ने आगे बढ़ाया है वो न लालू को पसंद आ रहा है न तेजस्वी को पसंद आ रहा है। और कांग्रेस के कई नेता कह चुके हैं कि हम सब जब आपस में मिलेंगे बैठेंगे तब तय करेंगे कि कांग्रेस का चेहरा कौन होगा, महागठबंधन का चेहरा कौन होगा। दूसरी ओर आरजेडी के समर्थक किसी की बात नहीं सुन रहे हैं, वो खुलेआम ये ऐलान कर रहे हैं कि महागठबंधन का चेहरा जो है वो तेजस्वी यादव ही होंगे। अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो सीएम भी तेजस्वी यादव ही बनेंगे। ऐसे में कांग्रेस को हर हाल में आरजेडी की शर्तें माननी पड़ेगी, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प ही नहीं है। कांग्रेस करे तो करे क्या। दूसरी ओर कांग्रेस पर दूसरी पार्टियों का भी दबाव होगा, चाहे लेफ्ट पार्टियां हो, वीआईपी हो। मुकेश सहनी बार बार लगातार 60 सीटों की 50 सीटों की मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी भी मांगे मानी नहीं जाएगी। लेकिन उनके समर्थक बार बार ये कह रहे हैं कि तेजस्वी अगर सीएम बनेंगे तो डिप्टी सीएम मुकेश सहनी बनेंगे। ऐसे में कांग्रेस के लिए फिर जगह कहां आएगी, क्या कांग्रेस को कौन सा पद दिया जाएगा। पहले तो सरकार बनने की बात अभी बहुत दूर तक है, लेकिन देखना यह दिलचस्प होगा कि महागठबंधन में क्या सीट शेयरिंग से ही सारे फॉर्मूले तय हो जाएंगे, जो अंतर कलह चल रही है क्या वो सुलझ जाएगी। लालू परिवार और राहुल गांधी की जैसे उन्होंने कन्हैया कुमार को आगे बढ़ाया है, उस वजह से जो दूरी बनी है क्या वो दूरी खत्म हो जाएगी। ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब तभी मिलेंगे जब सीट शेयरिंग पर महागठबंधन की पार्टियां आकर ऐलान करेंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और ये उनको बताना पड़ेगा कि उनका चेहरा कौन है। सिर्फ सीट शेयरिंग पे ऐलान करने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि एक और आप देख लीजिए एनडीए बहुत मजबूत नजर आ रहा है, क्योंकि उनके पास पीएम मोदी का भी चेहरा है, नीतीश कुमार का भी चेहरा है, चिराग पासवान भी है, जीतन राम मांझी भी है, उपेंद्र कुशवाहा भी है और सब एकजुट नजर आ रहे हैं। अभी मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर जिस तरह से पूरी एनडीए मिलकर उनको घेर रही है, कांग्रेस पर सवाल उठा रही है, आरजेडी पर सवाल उठा रही है, ऐसे में एनडीए का कुनबा बहुत मजबूत नजर आ रहा है। जबकि दूसरी ओर महागठबंधन जो है वो उतना मजबूत नहीं दिख रहा है जितना वो दावा कर रहा है, क्योंकि राहुल गांधी पिछले कुछ महीनों से लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए वो जब भी बिहार दौरे पर आते हैं कुछ न कुछ बवाल ही कर देते हैं, जिससे महागठबंधन भी टेंशन में आती है। और अब तो मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को लेकर भी कांग्रेस बुरी तरह से घिर गई है, क्योंकि बात बिहार की अस्मिता का है, बिहार की गौरव का है। ऐसे में कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल हो गया ये चुनाव, और महागठबंधन में अगर किसी पार्टी की सबसे ज्यादा हालत खराब है तो वो कांग्रेस पार्टी है।
मुकेश सहनी कह रहे थे कि 60 सीटों पर जो है मेरे को चाहिए 60 सीटें और मुझे डिप्टी सीएम भी बनना है, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले उनका बयान आया है कि अब जो फैसला होगा वो पार्टी ही डिसाइड करेगी। मतलब वो अपनी बात से पलट रहे हैं, तो क्या अंदर ही अंदर कुछ समीकरण बन गए हैं डिप्टी सीएम के या सीटों के शेयरिंग को लेकर, जो कि वो मान गए हैं और अब बयान दे रहे हैं कि हाँ ठीक है भाई, पार्टी ही डिसाइड करेगी आगे चलकर। नहीं देखिए, ये सब सिर्फ महत्वाकांक्षी नेता हैं, इनका कोई फिक्स वो नहीं है जनाधार कि वो कब किस तरफ होंगे, कि चुनाव से पहले उन्होंने तय कर लिया है कि हम इस साइड रहेंगे और चुनाव के बाद अगर रिजल्ट एनडीए के फेवर में आता है तो मुकेश सहनी कभी भी पाला बदल सकते हैं, क्योंकि उनका इतिहास पुराना रहा है। सिर्फ आप मुकेश सहनी को नहीं, आप इधर के भी नेताओं का उदाहरण ले सकते हैं, चाहे जीतन राम मांझी हो या फिर दूसरे नेता हो। तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि मुकेश सहनी जो हैं, अब तो उनकी मांगे वैसी भी नहीं मानी गई हैं। अब मुकेश सहनी हो, दूसरी लेफ्ट की पार्टियां, लेफ्ट तो वैसे भी खुलकर कोई बड़ा बयान दे नहीं रही है, लेकिन देखना यह दिलचस्प होगा कि आरजेडी पर कितना दबाव बना पाती हैं, क्योंकि लालू यादव और तेजस्वी यादव इस बार जो हैं वो उस मूड में नहीं है कि कांग्रेस के दबाव को सामना करें या फिर लेफ्ट पार्टियों की दबाव उन पर हावी हो। ऐसे में अब सवाल बड़ा है कि महागठबंधन में कितनी जल्दी सीटों का ऐलान होता है, क्योंकि जैसे ही सीटों का ऐलान होगा तभी फिर हम उस पैमाने पर पहुंच पाएंगे जहां से स्पष्ट कहा जाए कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है। मुकेश सहनी भी मान गए हैं और पूरी जो महागठबंधन की एक लॉबी है वो चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जैसा कि आपने देखा, राजद के खेमे में फिर एक बार उथल पुथल मचने वाली है या फिर सारी पार्टियां जो है सीट शेयरिंग के समीकरण को लेकर मान जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। और क्या कांग्रेस सच में 70 से अब 52 सीटों पर चुनाव लड़ेगी? क्या कांग्रेस इस सीट शेयरिंग को लेकर सहमत हो पाएगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी कि आगे चलकर महागठबंधन में दरार के संकेत आते हैं या फिर सब कुछ ठीक रहता है। इस पर हमारी नजरें जो है बनी रहेगी। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।